नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीते दिन वर्चुअल मीटिंग करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कोरोना को लेकर राज्य में किए गए कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक में हुई बातचीत की जानकारी साझा की और साथ ही सरकार के आगे की तैयारियों की जानकारी साझा की। हम लोगों से रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट 3 घंटा पहले 4 बजे के पहले 3 बजे लगभग भेज दिए। कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट में कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट ने खास करके हमारे ममता गुप्ता जी उस पर लगे रहे। कांग्रेस के जो मैं बता दूं संक्षेप में कि कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। कोविड-19 के समय पार्टी एक रिलीफ देगी लोगों को। तो गुलाम नबी आजाद ने बैठक की, कोरोना को लेकर किए गए कार्यों का जायजा लिया। बैठक के बाद रामेश्वर उरांव ने इसकी जानकारी भी साझा की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, गुलाम नबी आजाद ने बैठक की है और कोरोना को लेकर कार्यों का जायजा लिया। बिल्कुल सही है। और देखिए, कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स बनाया गया था कांग्रेस आला कमान की तरफ से, और ये गुलाम नबी आजाद उसके हेड बनाए गए थे। और इस विषय में अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज की गई थी कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर। और यूं कह सकते हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी। साथ ही साथ कांग्रेस के कई और नेता भी वहां पर मौजूद रहने की बात भी कही गई थी। तो झारखंड में भी एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज की गई थी और इस मीटिंग में यूं कह ले कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम यानी कि कांग्रेस कोटे से जितने भी मंत्री हैं झारखंड सरकार में वो वहां पर प्रेजेंट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई नेता और प्रवक्ता वहां पर मौजूद थे। अगर मुख्य रूप से बात करें निहास, तो कोरोना में कांग्रेस ने झारखंड में कैसा काम किया है, किस स्तर पर काम किया, कितना काम किया है और काम धरातल पर कितना उतरा है, ये सब सारी चीजों को लेकर एक चर्चा की गई। अगर हम कांग्रेस आलाकमान की बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और कई जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, वो वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रेजेंट थे। तो ये जो राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर ये वर्चुअल मीटिंग के साथ सारा कुछ व्यवस्था की गई थी और राज्यों से हालचाल जाना किया गया था कि कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है राज्य में। और खासकर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में को लेकर डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी और वित्त मंत्री है झारखंड सरकार में। उन्होंने कहा था कि कई अच्छे जो है कोरोना काल में कई अच्छे काम किए गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर ले या वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की बात कर ले, कोरोना काल में जो जो प्रक्रिया होती है जहां से लोगों को बचाया जा सके, उन सारे हथकंडों को अपनाया गया ताकि लोगों की जो जान है वो बचा सके। तो कई तरह के काम कांग्रेस ने किए हैं, वो बखान कर रहे थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव। साथ ही साथ कह ले कि पूरा अपडेट जो लेखा जोखा रहा, जो कोरोना का दूसरा स्टेज का जो लहर जो गुजरा है उसमें कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है वो सारा कुछ अपडेट लिया गया। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि वैसा कुछ अभी टास्क नहीं दिया गया है। आने वाले दिनों में फिर से प्रदेश कांग्रेस को टास्क दिया जाएगा, उस पर वो काम करेंगे। जी निहाल। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैक्सीनेशन को लेकर मची अफरा तफरी को उन्होंने केंद्र सरकार की देन बताई और साथ ही राज्यों की ओर से वैक्सीनेशन खरीदे जाने को उन्होंने केंद्र के बीजेपी सरकार की नाकाबिलियत करार दिया। आज आगे टास्क 2-3 दिन के बाद मिलेगा। वो सब जगह का हिसाब ले रहे हैं पूरे देश का और फिर अपना निचोड़ निकाल करके गाइडलाइन जारी करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ें, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया है। ठीक है,
पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, 3% बचा हुआ, 97 ना खत्म हो गया, अब आ गया रिकवरी रेट हो गया। हाँ, तो ये जो हो गया, ये हो गया, इससे हमको खुश नहीं होना है, हमको तैयार रहना है। क्या है कि ये सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए अपना वहीं प्रतापगढ़ में होने वाले पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए माधुरी पटेल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार होंगी। वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बाबागंज तृतीय माधुरी पटेल पर राजा भैया ने दांव लगाया है। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में कुल 59 सदस्य जिला पंचायत के हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं कि 5 साल में विकास हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सड़कें टूटती हैं, विकास की नई नई मांग आती है। एक बड़ी मतदाता के समर्थन से, एक बड़े समूह के समर्थन से जिला पंचायत के सदस्य विजयी होकर के आते हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है, ये सब सारा दायित्व देखना पड़ता है। तो जिला पंचायत के सदस्य अपने मतदाताओं की आशा के अनुरूप अपने क्षेत्र में विकास करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बनने के लिए हम सभी लोग आशान्वित हैं। फाउंडर मेंबर्स बैठे हुए हैं। वहीं मोतिहारी में जिला अधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने केंद्रीय कारा में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने महिला खंड में संचालित एपी लीग का भी निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने मौजूद जेल पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ जिले के एसपी भी मौजूद रहे। वहीं सहरसा जिले में नगर विकास विभाग की अनदेखी लोगों की परेशानियों का सबब बन रही है। सौर बाजार से सहरसा जाने वाली सड़क का हाल बेहाल होने के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बारिश के कारण जर्जर सड़क पर हुए जल जमाव के कारण आए दिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बदहाल सड़क के कारण कई लोग दुर्घटना ग्रसित भी हो गए हैं। बता दें कि स्थानीय लोग रोड के मरम्मत की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। पुनबरसा मेन रोड है, बाईपास लाइफलाइन कहिए इसको, लेकिन दुर्दशा है। यहाँ पे मेन रोड से जाइएगा तो 25 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसे भाया समदा होके जाइएगा तो 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो लोग इसी होके पसंद करते थे। आज इनका रोड का दुर्दशा है, जो 5 मिनट में सफ़र होता था आज 1 घंटा 1.5 घंटा में होता। जान माल लेके सफ़र करते हैं। बरसों से ना ही कोई प्रशासन ना कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं। घुटना वर्तमान में देखिए जा रहा है, लोग आ रहा है और दुर्घटना का शिकार हो। वहीं झारखंड के ग्रामीण इलाके आज भी विकास की बाट जो रहे हैं। कई आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। ऐसा ही एक गांव है दुमका जिले के गोपी कांदर ब्लॉक में अमरपानी गांव, जहां बिजली और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तो दूर की बात, यहां के ग्रामीण इलाके में आवागमन के लिए पक्की सड़क का भी अभाव है। लगभग 3 किलोमीटर तक इस कच्ची पथरीली सड़क पर चलने के बाद ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब होती है। बात करें अगर पेयजल की, तो कई सालों से खराब पड़े हैं। खराब हैंडपंप के कारण पीने योग्य पानी के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हम लोग 15 साल से पहले से हम लोग पी रहे हैं अडवा का पानी, तो अभी तो कुछ नहीं है। अब चापाकल एक गो है, वो भी खराब है। पहले एक गो चापाकल था, वो भी खराब है, दोनों खराब है। और हम लोग को अभी बिग बोरिंग हमको मांग रहे हैं।
वहीं गढ़वा में सीआरपीएफ और गढ़वा पुलिस के संयुक्त प्रयास से भाकपा माओवादी से जुड़ी 2 युवतियां मुख्य धारा में लौट आई हैं। मुख्य धारा में लौटी दोनों महिलाएं भाकपा माओवादी विमल के दस्ते की सदस्य थी। नक्सली के इन दोनों युवतियों को प्रलोभन देकर संगठन में शामिल कराया था। संगठन त्याग आम जीवन जीने की इस शुरुआत में सीआरपीएफ और गढ़वा पुलिस ने दोनों ही युवतियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां उन्हें रोजमर्रा से संबंधित चीजों को तोहफा के स्वरूप दिया गया। क्रम आप देख ही रहे हैं, आपके सामने जो है फ्लैक्स लगा हुआ है। नई सुबह एक कार्यक्रम है, ऐसे युवक युवतियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ का। और इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से इस अभियान में लगे हुए थे। एसपी साहब की बड़ी इसमें ज़बरदस्त सहभागिता होती थी। हम लोगों ने कई सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया, लोगों से बताया, उनसे अपील किया कि आप समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। और सीआरपीएफ जो है वो लगातार प्रयास कर रही है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कि लोगों से जुड़ा जा सके, एक कॉन्फिडेंस लोगों में बिल्ड किया जा सके। उसी का आज परिणाम है कि 2 नवयुवतियाँ जो है वो नक्सल विचारधारा छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हुई है। और क्योंकि इन नवयुवतियों ने पुलिस प्रशासन पे विश्वास जताया है, तो पुलिस और प्रशासन का भी ये दायित्व बनता था कि इनके पुनर्वास हेतु हम लोग कोई कसर नहीं छोड़े। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की गई है पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यालय स्तर पर यह समीक्षा बैठक हो रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार इस बैठक को कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक हो रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक हो रही है और सीएम नीतीश कुमार इस बैठक को कर रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा हो रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार खुद बैठक कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो अपने सचिवालय से सीएम सचिवालय जो आवास पे है, उससे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ, उसके आईजी, उसके आईजी, डीआईजी जहां पर हैं, और तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ, डीएम के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में डीजीपी भी हैं, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, और तमाम आला अधिकारी भी मुख्यालय के मौजूद हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी कई तरह के चैलेंजेस हैं बिहार के पास, और उसके अलग से भी कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम निर्देश ने तमाम जिलों के जो एसपी हैं उनसे फीडबैक भी लिया है, खास करके शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जितने जमीन के मामले हैं उनकी समीक्षा की जो सुपरविजन किया, क्योंकि इससे पहले सीएम ने जब कानून व्यवस्था काफी गड़बड़ हो रही थी तो 7-8 बार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उनका कंप्लायंस का स्थिति क्या है, उनमें कितना अमल किया गया है, और क्या क्या ग्राउंड लेवल पर परेशानियां आ रही हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए सीएम समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि आगे क्या करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यालय स्तर पर समीक्षा बैठक हो रही है, सीएम नीतीश कुमार इस बैठक को कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है और सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। वहीं पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से एक और बड़ी खबर, जहां पर
शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है। पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान आया है। आज से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान आया है। 9 जून से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान आया है। आज से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो 9 जून से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। 9 जून से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 जून से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान आया है। आपको बता दें कि आज से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटना से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 9 जून से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा ऐलान। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनुप्रकाश, शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ कहा है ऐलान में? देखिए, जैसे कि जो भी अभ्यर्थी अभी जो 9 जून से निकाला गया है एप्लीकेशन, उसके तहत जो भी अभ्यर्थी जो अभी तक एप्लीकेशन नहीं किए थे, उसको लेकर जो है वो अब 9 जून तक एप्लीकेशन अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं और अपनी प्रक्रिया जो है वो चालू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में सरकार के शराबबंदी के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य के कई जिलों में सरकार की वार्निंग के बावजूद शराब की लगातार उपलब्धता रह रही है। नियमों को तार तार किए जाने का ताजा मामला बक्सर जिले से सामने आया है, जहां सरकारी कर्मचारी गौरी शंकर नशे की हालत में लोगों को गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कर्मी के धमकी देने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर परिषद के एक कर्मी की साफ रूप से पहचान हो रही है। यहाँ नंगा है, नंगा होकर मारूंगा। ये सवाल रख रहे ना, नंगा होगा तो मुंह में गोली मारूंगा मैं। मेरा औकात है, औकात है, जिसे मारूंगा। वही कन्नौज के बीरपुर गांव में वैक्सीन लगाने गई टीम को गांव वालों ने लौटा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम स्वास्थ्य विभाग की टीम और ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण राजी नहीं हुए। वहीं ग्रामीणों की तरफ से वैक्सीन नहीं लगाने पर अधिकारियों के निर्देश पर गांव की बिजली काट दी गई। मामले में ग्रामीणों की माने तो वैक्सीन लगवाने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और बिना जांच के ही सीधे टीका लगाया जा रहा है, जिसके कारण कोई भी वैक्सीन नहीं लेना चाह रहा है।
हमारे क्षेत्र में ये पूर्वी वीरपुर पड़ता है। इस पूर्वी वीरपुर में 99% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, बोथ वैक्सीनेशन कराया, फर्स्ट भी एंड सेकंड स्टेप भी। अदरवाइज आफ्टर ऑल उसके बाद भी हमारी लाइट कट की गई है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम लोगों की तबीयत खराब हो रही है। क्या डीएम रह सकते हैं 2 मिनट बिना लाइट के? वो लाइट काट गए। उनको एक सर्वे कराना चाहिए था कि पूर्वी वीरपुर में नहीं वैक्सीनेशन हुआ है कि पश्चिमी वीरपुर में नहीं हुआ। तहसील के सौरिक ब्लॉक का गांव है वीरपुर, जहां पर कल 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। एसडीएम शिवरंगो स्वयं वहां पर गए थे, तो वहां पर लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव था इसके प्रति और लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो उनको एसडीएम के द्वारा भी ये समझाया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रयास है कि लोग स्वस्थ रहें और उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बचा रहे, कोरोना से बचे रहे। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के NH 31 की है, जहां तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उठाकर इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची रिफाइनरी थाने के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बेगूसराय स्थित सदर अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बोकारो जिले में हो रही यूरेनियम की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यूरेनियम की खरीद फरोख्त की प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 7 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद की है। इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि यूरेनियम एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसका इस्तेमाल विस्फोटक सहित परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। कल 2 जून को हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो जिला में कुछ अपराधी किस्म के लोग एक प्रोहिबिटेड मिनरल मोस्ट प्रोबेबली यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहे हैं और कुछ प्रोबेबल कस्टमर ढूंढ रहे हैं उसको सेल करने के लिए। उसके बाद एक टीम बनाई गई रेड करने के लिए, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी सिटी, हरला थाना प्रभारी, बालीडीह थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। वहीं झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने की आशंका जताई जा रही है। केरल में साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। इस मानसून के झारखंड में 15 जून तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आज सुबह से झारखंड राज्य के कई जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। भारत मौसम विभाग नई दिल्ली ने आज केरला में साउथ वेस्ट मानसून का आगमन घोषित कर दिया है और 3 तारीख को केरला में मानसून का आगमन हो चुका है। और जैसे झारखंड की बात करें तो केरला में मानसून के आगमन के 12 से 15 दिनों के भीतर में झारखंड में भी मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस हिसाब से झारखंड में अगर हम लोग देखें तो 15 से 18 जून के आसपास में झारखंड में भी मानसून इंटर करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं दुमका जिला स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ओर से 3 जून से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले से मंदिर के पुजारी और मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सामने वित्तीय संकट आन पड़ी थी, जिसके बाद लगातार रूप से मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।